गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, आज हम कंप्लीट करेंगे विजन आईएएस की पीटी 365 जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की है, उसका पार्ट 3। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का। ठीक है, क्या है ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की डिटेल समझते हैं, हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। साथियों, जो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2023 का जो ये साल रहा है ना, लास्ट ईयर जो था वो रही थी अपनी 30th एनिवर्सरी थी किसकी, 73rd और 74th अमेंडमेंट की जो भारत के संविधान में। तो अब ये क्या है 73rd और 74th अमेंडमेंट, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ। साथियों, जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, बेसिकली क्या कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जो है सिर्फ सेंट्रल के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि वो पावर जो है वो डिवाइड होगी नीचे तक लेवल पे, ताकि लोकल लेवल तक चीज़ों को मैनेज करने के लिए है ना प्रॉब्लम ना हो। प्लस लोकल आदमी क्या होता है कि अपने ही चुने हुए लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ना कि अगर आपको खुद को प्रॉब्लम समझ लीजिए होती है तो आप आज के टाइम पे क्या सोचोगे कि मैं जाके मोदी से सीधा बताऊं, नहीं ना। आप चाहोगे कि आपके एक लोकल आपका कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जिससे आप चीज़ें बता सकते हो। तो इसी को लेके इसके इतिहास में थोड़ा आपको लेके चलते हूँ। देखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पावर, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को, जैसे कि पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी को, है ना, गांव वगैरह में ऐसे एरिया में पंचायत वगैरह, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह को जब पावर दी जाती है सेंट्रल लेवल से लोकल गवर्नमेंट को, तो हम इसे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसी के चलते जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे 1992 के अंदर, ये फोर्स में आए थे 1993 में, और यही लेकर आए थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारे देश भारत में। आइए इन दोनों एक्ट्स को मैं कायदे से आपको समझाती हूँ। साथियों, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का था और 74 जो था, दोनों में ही डिफरेंस समझ लीजिए। 73rd के अंदर तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया था एक एक्ट के माध्यम से। ठीक है, और ये एक्ट कौन सा है, यही एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये एक्ट जो है इसने एक नया पार्ट लेकर आया, दैट इज पार्ट 9 को लेकर आया संविधान के अंदर, और इसके अंदर प्रोविजंस जो थी वो आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक थी। और इसने एक नया शेड्यूल, दैट इज 11 शेड्यूल भी डाला संविधान में, जिसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स थे पंचायत के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, संवैधानिक कर दिया गया। इसने भी पार्ट 9A डाला। क्या डाला इसने, पार्ट 9A डाला, और इसके अंदर प्रोविजंस थी आर्टिकल नंबर 243P से लेके 243ZG तक के लिए। ठीक है, इसने एक 12 शेड्यूल भी डाला संविधान के अंदर, जिसके अंदर 18 आइटम्स थे जो फंक्शनल आइटम्स थे म्यूनिसिपैलिटी के। तो इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए क्या होता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि क्या कदम उठाए गए मजबूत करने के लिए PRIs को इंडिया के अंदर। ठीक है, तो दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के अंदर। देखिए साथियों, एक तो आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, RGSA, ये इसलिए था डेवलप करने के लिए और स्ट्रेंथन, दैट इज मजबूत करने के लिए इन PRIs की कैपेसिटी को। फिर एक लाया गया ग्राम स्वराज। दोस्तों, ये एक यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल था जो प्लानिंग को, अकाउंटिंग को, मॉनिटरिंग फंक्शंस को ग्राम पंचायत के सबको यूनिफाई करता था एक में। ठीक है, तीसरा था पीपल्स प्लान कैंपेन, दैट इज सबकी योजना सबका विकास। किस लिए, टू ड्रॉ अप ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, उसके बाद था बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड। इसमें था कि सारा फंड्स को जो है अनटाइट करना, जो भी फंड दिए गए हैं क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिए इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में, और कुछ आइडेंटिफाइड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में भी। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किस लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज की, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बैंकर्स और NGOs वगैरह की। उसके साथ नेशनल पंचायत अवार्ड
इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को अवार्ड दिया जाता था बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया एंड इंडिकेटर्स। और उसके बाद स्वामित्व स्कीम एक रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोवाइड करती है विलेज हाउस होल्ड ओनर्स को, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड्स को भी इशू करती है टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमेटीज़ के बारे में आपको बताती हूँ, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा अशोक मेहता कमेटी 1977 टू 1978, इसके साथ CH हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप 1983 का, इसके साथ GV के राव कमेटी 1985 की, LM सिंघवी कमेटी 1986 की और थुंगन कमेटी 1988 की। तो ये हमने कुछ पंचायती राज के बारे में बातें जानी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। क्यों है न्यूज़ में, थोड़ा समझिए। साथियों, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल था फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। रिपोर्ट डिस्कस कर रही थी फिस्कल पोजीशन क्या चल रही है PRIs की फॉर द ईयर्स 2020-21 से लेके 2022-23 तक। आइए समझते हैं फाइनेंशियली कितना एम्पावर करा गया है पंचायत को संविधान के अंदर, क्या प्रोविजंस दी गई हैं इससे रिलेटेड। साथियों, आर्टिकल नंबर 243H जो है वो फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है फॉर दी पंचायत, कैसे सिक्योर करके ऑथराइजेशन को फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है। इसके अलावा ये एम्पावर करता है पंचायत को टू इम्पोज, कलेक्ट एंड एलोकेट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 243I है ना, H के बाद I आता है तो I है। ये करता है, सेटअप करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को, कहता है कि हर एक 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है सेटअप होगी, जो कि रिव्यू करेगी फाइनेंशियल पोजीशन को पंचायत की और साथ में रिकमेंडेशन देगी इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 280 पार्ट 3 BB, जो मैंडेट करता है सेंट्रल FC को कि मतलब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को कि वो रिकमेंड करे मेजर्स जिनकी भी ज़रूरत है ऑगमेंट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को और पंचायत इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा सप्लीमेंट करने के लिए। आइए अब समझते हैं सोर्सेज क्या होते हैं फाइनेंस के इन PRIs को। देखिए, खुद के ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बात करें, मतलब जैसे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू जो प्रॉपर्टी टैक्स से मिलता है ऑन लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, या बिल्डिंग से मिलता है, या दोनों से मिलता है। टैक्सेस जो ड्यूटीज़ और कमोडिटीज़ के होते हैं, सर्विस टैक्स हो गया, टैक्सेस हो गया प्रोफेशन ट्रेड्स वगैरह पे। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये मार्केट फीस से लेते हैं ऑन पर्सन्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को फॉर सेल इन पंचायत एरिया, फीस जो लेते हैं रजिस्ट्रेशन करके जो कैटल बेची जा रही है पंचायत एरिया के भीतर, है ना, तो ये सारे पैसे हैं। दूसरी बात आती है कि जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से और स्टेट फाइनेंस कमीशन से, उसकी बात करते हैं। साथियों, इसमें कुछ टाइड ग्रांट्स हैं, जैसे कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक सेक्टर के लिए दी जाती है, जैसे सैनिटेशन के लिए, एजुकेशन वगैरह के लिए, है ना, साफ सफाई के लिए, पढ़ाई वगैरह के लिए। दूसरा है यूनाइटेड ग्रांट्स, जो कि जनरल पर्पस ग्रांट होती हैं। ये सारी दी जाती हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती साथियों, या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो लोकल ज़रूरतों के लिए और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स भी होती हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं PRIs को अगर उन्होंने जो भी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी हैं उसके हिसाब से बढ़िया हो रहा है मामला, तो उस हिसाब से इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करोगे तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स भी होती हैं साथियों। ये सारी ग्रांट एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट होती हैं, ये दी जाती हैं ताकि कुछ मान लीजिए यूनिक कोई दिक्कत आ गई, चैलेंज आ गया, पर्टिकुलर जो भी ज़रूरत है PRIs की स्पेसिफिक रीजन्स में या कॉन्टेक्स्ट में, उसको पूरा करने के लिए दी जाती है। साथियों, कोई दूसरे सोर्सेज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र, स्टेट गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र आता है अलग अलग स्कीम्स के तहत, जैसे मनरेगा हो गई, जो है PMAY हो गई, रूरल, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अलावा संसद आदर्श ग्राम योजना वगैरह, और उसके साथ साथ ग्रांट्स जो इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक वर्ल्ड बैंक वगैरह भी देती हैं। तो इतनी बात हमने फाइनेंस की कर ली पंचायती राज के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। न्यूज़ में यूँ रहा क्योंकि रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर ने कोलैबोरेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में और ऑर्गेनाइज करा एक नेशनल वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके अर्बन लोकल बॉडीज़ की, ताकि जो यूनिफाइड अप्रोच है
उसे और बढ़ाएं, कैपेसिटी बिल्ड करें अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ पूरे ही देश के अंदर। आइए समझते हैं पहले कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है क्या। दोस्तों, इसे बनाया गया था एक गैजेट ऑफ इंडिया के माध्यम से 2021 में, और ये इसलिए है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे इसको इस्टेब्लिश करा गया, और इसके अलावा बिना किसी कंप्लीट एग्जीक्यूटिव या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी का। सर्विस करी गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के माध्यम से। पर्पस ये है कि हम क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करेंगे और शेप करेंगे एक यूनिफॉर्म अप्रोच, ताकि कैपेसिटी बिल्ड कर सके ऑन कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस पे। साथियों, कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स इसमें होते हैं, जिन्हें सपोर्ट करा जाता है बाय इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय सेक्रेटरी इन द ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। फंक्शंस की बात करें साथियों, तो ये कोऑर्डिनेट करती है डिपार्टमेंट्स के साथ गवर्नमेंट के फॉर इवॉल्विंग अ हारमोनियस डीसिलॉइड अप्रोच, ताकि कैपेसिटी और जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके कैपेसिटी उनकी बिल्ड कर सकें। इसके अलावा ये एक एनुअल HR रिपोर्ट भी बनाती है ऑन हेल्थ एंड सिविल सर्विसेज अलॉन्ग विद द टारगेट अचीवमेंट। इसके साथ ये ऑडिट भी करती है ह्यूमन रिसोर्सेज का जो भी अवेलेबल है सरकार के पास, और आउटकम्स भी एक्सेस करती है टू द कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स। तो ये यहाँ पे इनकी कहानी है। अच्छा, अब हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे वापस आते हैं और इस बारे में थोड़ी न्यूज़ के बारे में और समझते हैं। साथियों, एक वर्कशॉप ये मार्क करती है लॉन्च 3 की इनिशिएटिव का। पहला, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, ताकि कैपेसिटी महुआ की और इन्हांस कर सके। उसके अलावा ACBP 6 पायलट अर्बन लोकल बॉडीज़ में, दैट इज़ अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूरू, राजकोट, नागपुर और पुणे। इसके साथ कॉम्प्रहेंसिव टूल किट फॉर प्रिपेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़, ताकि जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोवाइड करा जा सके और ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जा सके अर्बन लोकल बॉडीज़ का। आइए समझते हैं अब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या है। साथियों, अर्बन लोकल बॉडीज एक छोटी ही स्मॉल लोकल बॉडीज होती हैं जो एडमिनिस्टर और गवर्न करती हैं किसी सिटी को या टाउन को, एक जहाँ पे स्पेसिफाइड पॉपुलेशन हो। देखिए, अर्बन गवर्नेंस या जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है जो एंट्री नंबर 5 में आता है संविधान के। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और रेगुलेशन जो इसका है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलता है। संविधान के अंदर 74th अमेंडमेंट जो आया था 1992 का एक्ट, ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने लगा अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कि ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। ये एक्ट ने 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्टैब्लिश करा। एक तो कहा कि नगर पंचायत होंगी जो कि ट्रांजिशनल एरिया के लिए होंगी, दूसरी म्यूनिसिपल काउंसिल होंगी स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, और तीसरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी जो कि लार्जर अर्बन एरिया के लिए होंगी। साथियों, क्या मेजर्स लिए गए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, ये थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पे एक तो है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, जिसे 2021 में महुआ ने लॉन्च किया था। ये फोकस करता है सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल रेवोल्यूशन को लेके अर्बन लोकल बॉडीज़ में इंडिया के अंदर, और इसका एम है कि हम एक शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे जो 3 पिलर्स पे काम करें। 3 पिलर्स ये होंगे पीपल, प्रोसेसेस और प्लेटफॉर्म, ताकि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन दी कंट्री। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसे भी अपॉइंट करा गया था इस मिशन को और बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसे 1976 में इस्टेब्लिश करा गया है न्यूआ। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, ट्रेनिंग का और इन्फॉर्मेशन डिसएमिनेशन का अर्बन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में। साथियों, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मतलब ये बेसिकली ये समझिए कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और दूसरे एसोसिएटेड बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर, वो इशू करते हैं ऐसे बॉन्ड्स को, पैसे को मतलब फंड्स को रेज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पंचायत का है, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 का। न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। साथियों, रिसेंटली झारखंड ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पीसा ड्राफ्ट रूल्स को इशू करा है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये पीसा एक्ट 1996 क्या है। दोस्तों, ये दिलीप सिंह भूरिया कमेटी पे बेस्ड ये एक्ट को लाया गया 1996 में ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ये प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन प्रोविजन का पार्ट 9 के संविधान की, जो कि रिलेट करती हैं पंचायत से टू शेड्यूल एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स अंडर आर्टिकल 244(1) से लेके रेट विथ शेड्यूल 5। ठीक है,
विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। पीसा एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप लॉज बना सकते हो उसके रिगार्डिंग। आज के टाइम पे 10 स्टेट जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना का नाम आता है। इन्हें 5th शेड्यूल एरियाज के अंदर रखा गया है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। साथियों 8 स्टेट जिसमें झारखंड और उड़ीसा का एक्सेप्शन है, ये 8 स्टेट्स को फ्रेम करा गया है एंड नोटिफाई करा गया है इनकी स्टेट को पीसा रूल्स के अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट पंचायत एक्ट्स के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये एक नोडल मिनिस्ट्री है इंप्लीमेंट करने के लिए इन प्रोविजन को पीसा की स्टेट्स में। और पीसा एक्ट ये कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए कुछ मेजर पार्ट को समझते हैं ग्राम सभा के अंडर पीसा। देखिए इसमें एक पावर तो है मैंडेटरी कंसल्टेशन की इन मैटर्स ऑफ, आपको जो भी लैंड एक्विजिशन का करना है, ठीक है, जो एलिनेशन है लैंड का वो आपको रोकना है, रिस्टोर करनी है जो लैंड मान लीजिए किसी ने ले ली है जब आ रही है। इसके अलावा कंट्रोल करना है इंस्टीट्यूशन और फंक्शनरीज को सारे सोशल सेक्टर्स और लोकल प्लान्स में। मैनेज करना है माइनर वाटर बॉडीज़ को, ओनरशिप को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। इसके अलावा रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करना है सेल और कंजम्पशन लिकर का। मैनेज करना है विलेज मार्केट को, कंट्रोल करना है मनी लेंडिंग को शेड्यूल ट्राइब्स में, और रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन, और साथ में प्रॉस्पेक्ट करना है लाइसेंसेस को, माइनिंग लीसेस को फॉर माइनर मिनरल्स। आइए कोई दूसरे फीचर्स को भी समझते हैं, जैसे कि कन्फर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर जो है पंचायत का, ये कन्फर्मिटी होगा कस्टमरी लॉ के साथ में। सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कमिटी रिसोर्सेज की। ग्राम सभा क्या है, हर एक गांव के अंदर एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम को इलेक्टोरल रोल्स में डाला गया है फॉर पंचायत राज एट विलेज लेवल। इसके अलावा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा की ये होगी कि सारे डेवलपमेंट के कामों को गांव के अंदर अप्रूव करना। इसके अलावा बेनिफिशियरी कौन है, सर्टिफिकेट देना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का, पावर्स का टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन और फंक्शंस इन सारे ही सोशल सेक्टर्स और लोकल प्लान्स में। हर एक ग्राम सभा सेफगार्ड करेगा, प्रिजर्व करेगा ट्रेडिशन को और कस्टम्स को, लोगों के, इनके कल्चर आइडेंटिटी को, कम्युनिटी रिसोर्सेज को और कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी। रिजर्वेशन की बात करें तो हर एक पंचायत के पास रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा इन प्रपोर्शन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन, कम से कम 50%, जिसमें चेयरपर्सन पंचायत के हर एक लेवल पे जो होंगे टू बी रिजर्व फॉर एसटीज। 5th और 6th शेड्यूल आप देख लो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में। 5th शेड्यूल के तहत आर्टिकल 244(1) प्रोविजंस है 5th शेड्यूल की अप्लाई होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे और कंट्रोल पे शेड्यूल एरियाज के और शेड्यूल ट्राइब्स के हर एक स्टेट के अंदर एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6th शेड्यूल के अंदर 244(2) से ले और 275(1) ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज का आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। काउंसिल क्रिएशन की बात करें तो 5th शेड्यूल में एक्ट के माध्यम से आया था आती है बाय स्टेट लेजिस्लेचर। वही जगह 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोनॉमी की बात करें तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 ये सेल्फ गवर्नेंस है थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल जो कि 5th शेड्यूल एरियाज के अंदर रहते हैं। और 5th शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर सिर्फ एडवाइजरी पावर होती हैं, एडवाइस देने की पावर है मतलब। और वही जगह पे दूसरी इधर बात करें तो ग्रेटर ऑटोनॉमी है यहाँ पे 6th शेड्यूल के अंदर कंपेयर टू 5th शेड्यूल। एडीसीज के अंदर ज़्यादा पावर होती हैं दैन ट्राइबल काउंसिल। तो ये कुछ बात हो गई। अब उसके अलावा हम ये कुछ दूसरी और न्यूज़ है ज़रा थोड़ा सा देख लें कि बहुत ठीक है सर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा कर लेंगे। इस पार्ट को इतना ही रखते हैं और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टू फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।